हाय एवरीवन। तो आज हमारा डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट 1 का जो दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सप्लेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन ब्रीफ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और जो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड है। और उसमें एक डेफिनेशन पूछा है कि एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थोड़ा इसको हमें बताना है। तो बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, उसको ही हम एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी ही बोलते हैं। तो चलिए मैं नोट्स को पढ़ता हूँ, ठीक है, और क्लैरिटी मिलेगी। Algorithmic complexity refers to the amount of resources such as time and space required by an algorithm to solve a given problem। तो हमें प्रोग्रामिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम मिलती है और उस प्रॉब्लम के लिए हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स बनाते हैं, ठीक है। और जो एल्गोरिदम्स बनाते हैं, तो एल्गोरिदम बनाते टाइम ना हमें ध्यान में रखना होता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। बेसिकली ये दो ही पैरामीटर्स है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इन दोनों बेसिस पर चुनाव करके जो एल्गोरिदम कम टाइम लेता है, कम स्पेस लेता है, उसी को ही हम चूज करते हैं, क्योंकि वही तो हमारा बेस्ट एल्गोरिदम हुआ, है ना। तो जो रिसोर्सेस बेसिकली क्या है, जो टाइम और स्पेस है, इसी को ही हम एल्गोरिदमिक कॉम्प्लेक्सिटी ही बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा टाइम और स्पेस लगता है, उसी उसकी एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी है बेसिकली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ही बोलते हैं, ठीक है। और जो एल्गोरिदम बनता है तो वो कितना टाइम और कितना स्पेस लेता है, वही हमें एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। उसके बाद क्या है कि इट मेजर्स परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स व्हेन द इनपुट साइज एंड इंक्रीजेस। यहाँ पे जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो इनपुट साइज पर डिपेंड करती है। टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा प्रोग्राम कितना एक्चुअल में टाइम लेता है, जैसे कि 2 सेकंड में। जैसे कि मान के चलो 4 कंप्यूटर है, 4 दोस्त है, 4 दोस्तों ने एल्गोरिदम बना करके एक प्रोग्राम को चलाया। तो किसी का 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में प्रोग्राम का आउटपुट आया। ये एक्चुअल टाइम की बात नहीं की जाती है। ये जो टाइम और स्पेस की बात जो की जाती है ना, वो नंबर ऑफ इनपुट साइज पर की जाती है। मैं बताता हूँ अभी कि इनपुट साइज होता क्या है। आपने सिंपल फोर लूप आपने देखा होगा ना, फोर लूप इस तरीके से होता है कि इंट आई से लेकर के मैंने जीरो तक जीरो लिया, उसके बाद आई को मैंने लेस देन जैसे कि इक्वल टू 100 कर दिया, उसके बाद मैंने आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने फोर लूप लगाया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं जावा में लिख रहा हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जीरो से लेकर के 1 2 3 इस तरीके से 100 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। तो ये जो यहाँ पे जो इनपुट साइज हमने 100 दिया, यही हमें इनपुट साइज बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे एन एन लिख देता तो ये एन टाइम्स तक चलती, ठीक है। तो ये इनपुट साइज होता है और इसी पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अक्सर आपने देखा होगा, जब आप चीज़ों को ना बहुत ही डीप में पढ़ोगे ना, जब प्लेसमेंट के टाइम पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। खैर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जितनी ज़रूरी बातें हैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो इनपुट साइज आप एन तक ले लो, ये तो कांस्टेंट टाइम हो गया। जैसे मैंने 100 ले लिया या फिर 1 ले लिया तो लूप एक बार चलेगा, तो ये क्या है, कांस्टेंट टाइम हो गया। फिर एन एन क्या है, हमने लीनियर टाइम ले लिया। या फिर हमने जो इनपुट साइज है वो लोगेन टाइम जा रहा है, लोगरिथमिक टाइम्स जा रहा है। ये लोगरिथमिक हो गया ना, उसके बाद लीनियर हो गया, एन टाइम्स तक चला गया। या फिर उसके बाद एन लॉग एन हो गया। ये कुछ ना इम्पोर्टेंट टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। खैर, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक टाइम ले लिया, जैसे कि एन स्क्वायर ले लिया, एन क्यू ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल टाइम ले लिए, 2 की पावर n टाइम। ये क्या हो रहा है, ये हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पे 100 टाइम चलता है, n टाइम चलता, log n टाइम चलता है, या कोई कांस्टेंट टाइम चलता। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो हमेशा टाइम और स्पेस मेजर की जाती है नंबर ऑफ इनपुट साइज पर, ना कि एक्चुअल टाइम जो हम सेकेंड्स में गिनती करते हैं, नहीं, वो इनपुट साइज पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहा है। कांस्टेंट टाइम लिया तो नंबर ऑफ ऑपरेशन कम था, इसके बाद एन टाइम लिया तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। log n टाइम में कम लगेगा, एन से कम लगता है log n टाइम में। आप ग्राफ देखोगे ना, मैं अभी ग्राफ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं दिखाई देता हूँ, जो ये सिंपल सा आप ग्राफ देख रहे हो, तो इनपुट साइज है बेसिकली ये। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टाइम का ग्राफ क्या है, ये रहा। फिर उससे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन log n हो गया।
ठीक है? उसके बाद लीनियर n टाइम्स हो गया, n स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइम हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल टाइम हो गया। तो ये कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यूज़ होती है जो हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मेज़र करते हैं अलग-अलग एल्गोरिदम की जब उसकी इनपुट साइज़ इंक्रीज़ करती है, और ये जो इंक्रीज़ करती है ना इनपुट साइज़, हम किसी लिमिटेड की बात नहीं करते, ये इनफ़ाइनाइट तक। जब लार्ज नंबर ऑफ इनपुट साइज़ हो ना, तब वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वैरी करती है। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी एल्गोरिदम्स का चूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आप समझ में आ गया ना? तो सिंपली एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बेसिकली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ही बोलते हैं, ठीक है? तो जो भी रिसोर्सेज़ लगते हैं, तो उसकी मेजरमेंट हमें एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इट ऑलवेज़ मेजर्ड एज़ अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज़ n। तो जो हमारी एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो फंक्शन ऑफ इनपुट साइज़ n टर्म्स तक मेजर करते हैं। तो आपने ये ग्राफ देखा, ठीक है? उसके बाद क्या है, इट इज़ एनालाइज्ड बाय असिम्प्टोटिक नोटेशंस सच एज बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन एंड ओमेगा नोटेशन। ये ना एक और भी इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, आरसीबी भी एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन असिम्प्टोटिक नोटेशन डिटेल। तो यह नोट्स मैं आगे अपलोड करूँगा, ये अगला क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेजर की जाती है ना, बेसिकली वो 3 टाइप्स के ही होते हैं। तो बिगो नोटेशन होता है, और थीटा नोटेशन होता है, और ओमेगा नोटेशन होता है। तो आज के टाइम पे जो मेजॉरिटी जो हम टाइम और स्पेस को मेजर करते हैं, तो वो बिगो नोटेशन पे होता है। इसलिए यहाँ पे आपने ओ देखा होगा, ओ एन स्क्वायर, ओ एन, ओ लॉग एन, और ये ओ वन कॉन्स्टेंट टाइम, और ओ एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या है, बिगो नोटेशन हो गया, थीटा नोटेशन और ओमेगा। ये 3 टाइप की नोटेशंस होती है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करती है। तो ये समझ में आ गया ना, एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी का इतना सा डेफिनेशन आप लिख लोगे। अब जो है एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो दो ही टर्म्स में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है ना, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन अ प्रोग्राम। तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स बनाते हैं। तो बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें होती है, वो एल्गोरिदम की बताती है कि ये एल्गोरिदम चलने में हमारा एक्चुअल कितना टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये रनिंग टाइम बताती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? उसके बाद क्या है, इट इज मेजर्ड बाय द टोटल नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एन एल्गोरिदम सच एज फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कैसे मेजर की जाती है? टोटल नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन, जो ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एन एल्गोरिदम सच एज फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। तो जो इनपुट साइज है, इनपुट साइज एन, ठीक है, ये कितना टाइम्स उसकी ऑपरेशन परफॉर्म की जा रही है, उससे हम मेजर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ग्राफ आपको दिखाया था ना, ये आपको नोट डाउन करना होगा एग्जाम में। तो जैसे ये नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये कांस्टेंट टाइम है। जैसे कि 10 हो गया, 12 हो गया, या 100 तक आपका लूप चला। उसके बाद लोगेन टाइप लूप चला, फिर उसके बाद एन टाइम्स लूप चल गया, या फिर क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल। तो ये नंबर ऑफ इनपुट साइज है, और इसी पर ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही बात बोली जा रही है कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर कैसे की जाती है? टोटल नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एन एल्गोरिदम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एन। तो यहाँ पे कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैल्यू आप ध्यान में रखना, जैसे कांस्टेंट हो गया ओवन, जैसे कि एक्सेसिंग एरे एलिमेंट। तो जो हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, उस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। या फिर उसकी लीनियर भी हो सकती है ना, कि लीनियर भी हो सकती है। ओ एन टाइम लीनियर सर्चिंग में आपने देखा होगा। हाँ, तो ये ओ क्या है, ये बेसिकली ओमेगा नोटेशन है, आप ध्यान में रखना, ठीक है? कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं ओमेगा नोटेशन में जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद लोगरिथमिक हो गया, लोगेन हो गया, ओ लोगेन, इस तरीके से हमको लिखना है। इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, ठीक है? तो लोगरिथमिक का ओ लोगेन हो गया, जो बाइनरी सर्च में हमने देखा होगा। क्वाड्रेटिक का भी ओ एन स्क्वायर, जो कि बबल सॉर्ट में होता है। तो कुछ ही वैल्यू आप ध्यान में रखना, किसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? कई बार जो इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यूअर, ये जब आप एक सीनियर होते हैं ना, तो हमेशा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? मेजरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे तो स्पेस अवेलेबल होते ही है, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो एप्लीकेशंस देखे होंगे ना, वो कितना फास्ट लोड हो, ताकि क्योंकि वहाँ पे बिलियंस में यूज़र है, और बिलियन में यूज़र है, तो वहाँ पे एल्गोरिदम बहुत ही मजबूत बनाना होता है, ताकि ये जो कंटेंट लोड हो रहा है, सर्वर पे जो लोड हो रहा है, वो झेल सके, ठीक है? कम टाइम ले, लोगों को उतना वेट ना करना पड़े, ठीक है? खैर, थोड़ी सी बातें मैं अलग बता दिया, पर ध्यान में रखना, ठीक है? अब देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी एनालाइज्ड अंडर 3 केसेस। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम 3 केसेस में एनालाइज करते हैं।
पहला होता है बेस्ट केस यानी कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, जो कि मैंने बताया अभी, वो कांस्टेंट टाइम हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट टाइम हो सकता है। उसके बाद एवरेज केस होता है यानी कि टाइम एक्सपेक्टेड ओवरऑल ऑल पॉसिबल यूनिट इनपुट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम जो है एक्सपेक्ट की जाती है, जैसे कि कोई जो हम एल्गोरिदम बना रहे हैं तो वो मतलब जो भी पॉसिबल यूनिट है सबको कवर कर लेता है, ठीक है। तो टाइम एक्सपेक्टेड इन ओवरऑल ऑल पॉसिबल इनपुट्स, जैसे कि थीटा नोटेशन में होता है। उसके बाद जो वर्स्ट केस होता है कि मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड एग्जांपल इंक्लूडिंग ऑल ओमेगा नोटेशन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि जो ओमेगा नोटेशंस होते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में आती है, ठीक है। जैसे कि ओ एन टाइम्स लीनियर हो गया, लोगरिथमिक हो गया, एन स्क्वायर जिस क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये सारे क्या है, ये वर्स्ट केस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और जो एवरेज केस है तो ये बेसिकली दोनों का ऑलमोस्ट बीच है। जैसे कि तीनों का मैं एक सिंपल मीनिंग बताता हूँ। जैसे बेस्ट केस क्या हो, जैसे कि एक आपके पास नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक में कोई आप टॉपिक ढूंढ रहे हैं, तो बेस्ट केस क्या होगा कि आपका फर्स्ट पेज देखा, उस पर आपके टॉपिक मिल गए, ठीक है। उसके बाद वर्स्ट केस क्या होगा कि आप वन बाय वन करके और उस बुक के पेज को पलट रहे हो और वन बाय वन देखा कि आपने लास्ट पेज पर हमारा वो टॉपिक मिला, तो ये वर्स्ट केस हुआ। एवरेज केस क्या होगा, एवरेज केस ये हुआ कि एक काम करते हैं, वो अगर मान के चलो बुक में 100 पेज है तो जीरो और या फिर वन पेज पर, ये तो बेस्ट केस हो गया। लास्ट केस में अगर 99 या फिर 100 पेज पर गया तो ये वर्स्ट केस हो गया। एवरेज केस क्या होता कि एक काम करते उसका आधा तक चेक करते, यानी कि 50 पेज के अराउंड अगर मैं चेक करूँ तो हमारा एक एवरेज केस मिल जाए। तो ये 3 केसेस होते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, आप ध्यान में रखना, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई। अब आते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन अ प्रोग्राम, ठीक है, इंक्लूडिंग इनपुट स्पेस एंड एक्सिलरी स्पेस। बेसिकली यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कितना मेमोरी स्पेस लेती है एक एल्गोरिदम, कितना मेमोरी स्पेस लेता है किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब यहाँ पे जो स्पेस जो होती है ना, यहाँ पे दो तरीके का स्पेस होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में दो तरीके का स्पेस होती है, एक हमारा इनपुट स्पेस होता है, दूसरा एक्सिलरी स्पेस होता है। तो यहाँ पे देखो देयर आर टू कंपोनेंट्स इन अ मेमोरी। पहला है इनपुट स्पेस यानी कि मेमोरी यूज टू स्टोर इनपुट वैल्यूज। तो जो हमारे इनपुट वैल्यू जो है n, उसके लिए हमारी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है, वहाँ पे मेमोरी यूज होती है इनपुट वैल्यू के लिए, उसको इनपुट स्पेस बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है एक्सिलरी स्पेस, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा या फिर टेम्परेरी स्पेसेस होते हैं जो लूप्स, रिकर्जन, एरिया, स्टैक में जब यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी यूज होते हैं एक्सिलरी स्पेस। बस ये दो पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के। तो यहाँ पे अगर बात करें ये एल्गोरिदम, अगर आपने बबल सॉर्ट का बनाया है तो एक्सिलरी स्पेस है वो कांस्टेंट टाइम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, और जो उसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब कि टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो भी एक कांस्टेंट टाइम होगी। उसके बाद जो आपने मर्ज सॉर्ट देखा होगा, उसकी एक्सिलरी स्पेस ओ एन टाइम होगा, और जो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी ओ एन टाइम होगा। तो ये कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बातें हैं, आप ध्यान में रखना। और ये जो ग्राफ था ना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सवाल है तो ये ध्यान में रखना ये ग्राफ को, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन सा जो कॉम्प्लेक्सिटी है किसके लिए यूज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, कांस्टेंट हो गया जैसे एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना। लीनियर किसका होता है, जैसे लीनियर सर्च कर रहे हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ एन होती है। फिर लॉग इन किसका होता है, बाइनरी सर्च का हो जाता है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक में आपका बबल सॉर्ट आ जाता है। हालांकि जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो 3 के सामने बताया था ना, इसके बाद ही वो ग्राफ आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। मैंने नोट्स के बैक साइड ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे, पर कोई बात नहीं, आप जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन लिख दोगे ना, उसके बाद ये ग्राफ ड्रॉ कर देना। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल रहा, एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमने देखा। अगला जब क्वेश्चन आएगा ना, तो एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है असिम्प्टोटिक नोटेशन, वो भी एक डिटेल टॉपिक है, उस पर भी 7 मार्क्स का सवाल आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 2-3 बार पीवाईक्यू में देखे हैं, मैंने उस पर नोट्स बना लिया है, अगली बार मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगले इंपॉर्टेंट सवालों में आपसे मुलाकात होगी, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होगी।